8वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका। एनएचएम छत्तीसगढ़ में टोटल 140 से अधिक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर सैलरी की बात किया जाए तो 27,500 तक की इसमें सैलरी का प्रावधान रखा गया है। लेकिन आवेदन करने से पहले एक ज़रूरी बात जानना बेहद ज़रूरी है, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचएम छत्तीसगढ़ रिक्वायरमेंट 2026 की, जिसमें टोटल 140 से अधिक पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, कौन से पोस्ट के लिए क्या योग्यता मांगा गया है, आयु सीमा क्या है तथा कौन कौन से पोस्ट हैं, सैलरी क्या रखी गई है, चयन प्रक्रिया क्या है और इसका फॉर्म आप ऑफलाइन के माध्यम से कैसे भर सकते हैं। आज के इस वीडियो में फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप कि आप इसका फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, फिलअप करने के बाद उसे कैसे पोस्ट करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह का सभी सरकारी नौकरी की जानकारी लेकर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्म भरने का डेट। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें जो फॉर्म भरने का डेट दिया गया है वो दिया गया है 13/6/2026 से लेकर 3/7/2026 तक शाम 5 बजे तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसका फॉर्म भरने का, तो यहाँ पे दिया गया है पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के माध्यम से ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन आप वहाँ स्वयं जाकर या ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका जो फॉर्म है वो केवल पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट और रजिस्ट्री के माध्यम से ही ऑफलाइन स्वीकार किया जाएगा। अगर बात किया जाए इसमें पोस्ट की, टोटल इसमें 30 तरह के पोस्ट के लिए आवेदन जारी किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेंटल सर्जन है, एमओ है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, सेकेंड एएनएम है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, काउंसलर है। इसी तरह से आप टोटल इसमें स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, टोटल जो पोस्ट है वो 30 तरह के पोस्ट जारी किया गया है, जिसमें अलग अलग योग्यता तथा अलग अलग वेतनमान रखा गया है। अगर वेतनमान का बात किया जाए तो यहाँ पर जो वेतनमान स्टार्टिंग में रखा गया है वो है डेंटल सर्जन का 27,500 रुपया, आयुष का रखा गया है 25,000 रुपया, यहाँ पे आयुष का रखा गया है फीमेल वाला भी 25,000 रुपया। उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट का 18,000 रुपया। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी पोस्ट के सामने में उसका जितना भी पोस्ट खाली है वो तथा यहाँ पे सैलरी दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को स्क्रीनशॉट करके भी आप आराम से पोस्ट और सैलरी स्लिप को देख सकते हैं। सभी पोस्ट के सामने में पेमेंट और उसके रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं 6वें नंबर पे यहाँ पे दिया गया है स्टाफ नर्स का। तो स्टाफ नर्स में आप लोग देख पा रहे हैं टोटल एक पोस्ट है, इसका पेमेंट 16,000 दिया गया है। उसी में अगर बात की जाए, उसी तरह सेकेंड एनएचएम 11 नंबर की बात की जाए तो इसमें 12,000 का पेमेंट है, टोटल पोस्ट एक है। एमपीडब्ल्यू मेल का अगर बात की जाए तो इसका जो पेमेंट रखा गया है वो 14,000। टोटल पोस्ट की अगर बात की जाए तो इसमें 9 पोस्ट रखा गया है। यहाँ पे आपको डेंटल सर्जन के लिए एमडीएस विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग यहाँ पे होना चाहिए। आपका एमडीएस कोर्स होना चाहिए, वो भी छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर बात किया जाए एमओ आयुष का, तो यहाँ पे बीएएमएस होना चाहिए या तो बीएचएमएस होना चाहिए या बीयूएमएस होना चाहिए। अगर इसी तरह से बात किया जाए फिजियोथेरेपिस्ट की, तो उसमें बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए, यानी बीपीटी होना चाहिए। संबंधित काउंसलिंग से रजिस्ट्री होना अनिवार्य है। आपका छत्तीसगढ़ काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। अगर बात की जाए नर्सिंग ऑफिसर की, तो यहाँ पे बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग मांगा गया है। साथ ही साथ आपका छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया है। यदि आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका जो ऑफलाइन फॉर्म का पीडीएफ है वो भी नीचे लिंक में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता मांगा गया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, काउंसलर के लिए पीजी डिग्री, डिप्लोमा इन फिजियो पैथोलॉजी, काउंसलिंग, हेल्थ एजुकेशन, मास कम्युनिकेशन, सोशल साइंस होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए इसी तरह से आगे आप आते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लैब अटेंडेंस के लिए 12वीं पास इन बायोलॉजी 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कम
केयर टेकर की अगर बात की जाए तो इसमें 8वीं पास योग्यता मांगा गया है। अटेंडेंस की बात की जाए तो इसमें भी 8वीं पास मांगा गया है। क्लीनर की बात की जाए तो इसमें भी 8वीं पास मांगा गया है। क्लास 4th की अगर बात की जाए तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है। सपोर्ट स्टाफ की हाउस कीपिंग की अगर बात की जाए तो इसमें भी 8वीं पास योग्यता मांगा गया है। अगर सिक्योरिटी गार्ड की बात की जाए तो इसमें 10वीं पास मांगा गया है तथा साथ ही साथ आयु सीमा 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह से और कुछ पोस्ट का आप जानकारी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 27 नंबर पे आप देख पा रहे हैं ब्लॉक मैनेजर डाटा। तो आपका ग्रेजुएशन में 55% होना चाहिए और साथ ही साथ आपका PGDCA होना चाहिए, या तो आपका BCA में 55% होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर बात की जाए जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की, तो इसमें 12वीं पास प्लस 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। अगर बात की जाए उसी तरह 29 नंबर की जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट LDC की, तो इसमें भी 12वीं पास तथा 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए सेक्रेटरियल असिस्टेंट NHM की, तो इसमें 12वीं पास प्लस 1 साथ का कंप्यूटर डिप्लोमा आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रखा गया है। अब जान लेते हैं कुछ नियम और शर्तें, जिसे आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप नियम और शर्तें यदि बिना देखे ही आप फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस रहता है। इसीलिए नियम और शर्तें जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है 1 नंबर में आवेदक आवेदन प्रस्तुत करते समय कोरिया अथवा MBC जिले में से किसी जिस जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं इसका स्पष्ट उल्लेख करें। आवेदन पत्र में जिला का नाम उल्लेख नहीं होने पर आवेदन अमान्य होगा। यानी कि आपको फॉर्म भरते समय जो लिफाफा है उसमें जिस भी जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका जिक्र होना चाहिए। आप यदि उसको नहीं भरते हैं तो आपका जो आवेदन है वह रिजेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से आप दूसरा पॉइंट में भी देख सकते हैं, आवेदक द्वारा भरे गए आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर कोरिया अथवा MCB जिले में से जिस जिले हेतु आवेदन भर रहे हैं उस जिले का नाम, साथ ही साथ आवेदित पद का नाम एवं वर्ग कि कौन सी कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे हैं वो उल्लेखित होना अनिवार्य है। यानी कि आप फॉर्म भरते समय लिफाफा के ऊपर ही जिस जिले के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस जिले का नाम, कौन से पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम, साथ ही साथ कौन सी कैटेगरी के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका भी उल्लेख होना अनिवार्य है। यदि आप उसका उल्लेख नहीं करते हैं लिफाफे में तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जान लेते हैं कि आप इसका फॉर्म ऑफलाइन कैसे भर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा समझा रहे हैं, आप पूरा ध्यान से देखिएगा और वीडियो की स्किप नहीं करिएगा। यदि आप वीडियो की स्किप कर देते हैं तो फॉर्म भरने में आपका मिस्टेक हो सकता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका आपको प्रिंट आउट करवा लेना है फॉर्म का। फॉर्म आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद उसे प्रिंट करवा लीजिएगा। प्रिंट करवाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, जो कोने में दिया है स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फ़ोटो, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपका लेना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद उसे क्रॉस साइन करना है, जिससे आधा साइन आपका फ़ोटो में रहे और आधा आपका पेपर में रहे। इस तरह से आपको अपना साइन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आगे आना है, आपका विज्ञापन दिनांक कितने तारीख को विज्ञापन जारी किया गया था उसे यहाँ पे भरना है। उसके बाद है विज्ञापित पद का नाम, आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसको फिल करना है। फिल करने के बाद नीचे में देखना है 1 नंबर में दिया है आवेदक जिस जिले के रिक्त पद हेतु आवेदन फॉर्म भरना चाहता है उसका नाम लिखें। आप कौन से जिले के लिए आवेदन करना चाहते हैं, कोरिया के लिए भरना चाहते हैं तो कोरिया, या तो MCB के लिए फॉर्म डालना चाहते हैं तो यहाँ पे MCB लिखना है। उसके बाद आना है आवेदक या आवेदिका का नाम हिंदी में, यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना है हिंदी में। उसके बाद आवेदक का पूरा नाम अंग्रेजी में, आपका जो नाम है वो अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर में भरना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आ जाना है पिता का या पति का नाम, यदि आप मैरिड हैं तो पति का नाम लिख सकते हैं, यदि अनमेरिड हैं तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। तीसरे नंबर में आ जाता है आपका माता का नाम, यहाँ पे आपको अपने मम्मी का नाम लिखना है। पूरा फॉर्म आप हिंदी में ही भरिएगा। उसके बाद चौथे नंबर में है जन्म तिथि अंकों में, यहाँ पे आप अपना जन्म तिथि भरेंगे, कौन से वर्ष, कौन से माह, कितना दिनांक है। उसके बाद आपको आयु की गणना करना है 1 जनवरी 2026 की स्थिति में। उसके बाद आपका एज लिखना है कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए हैं 1/1/2026 के डेट में। उसके बाद आना है 5वां है जाति, यहाँ पे आपको अपना जाति सर्टिफिकेट में जो भी जाति है उसे फिल करना है।
आपका कैटेगरी क्या है, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं उसे फिल करना है। फिल करने के बाद आगे आएंगे, जाति फिल करने के बाद यहाँ नीचे 6वें नंबर पे आना है। आपको अपना लिंग भरना है, पुरुष है तो पुरुष, महिला है तो महिला, जो भी है आप उसे फिल करिएगा। उसके बाद 7वें नंबर पे आता है छत्तीसगढ़ का मूल स्थायी निवास है या नहीं। आपके पास यदि छत्तीसगढ़ का प्रमाण पत्र है तो हाँ करिएगा, यदि नहीं है तो नो करिएगा। लेकिन ये छत्तीसगढ़ के स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। आपके पास छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नीचे आएंगे, क्या आप दिव्यांग श्रेणी में हैं। यदि आप हैंडीकैप हैं तो यहाँ पे अपना डिटेल फिल करिएगा कि कौन से हैंडीकैप है, उसका कितना प्रतिशत है उसे फिल करिएगा। उसके बाद है भूतपूर्व सैनिक है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो यहाँ पे फिल करिएगा 8.2 में, यदि नहीं है तो उसको फिल नहीं करिएगा। उसके बाद 9वें नंबर में है स्थायी निवास का पता। आपको जो भी स्थायी निवास है उसे यहाँ फिल करिएगा। फिल करने के बाद 10वें नंबर में आ जाएंगे। 10वें नंबर में है वर्तमान पत्र व्यवहार का पता। यहाँ पे जो आपका वर्तमान एड्रेस है उसे भरिएगा। आपको दोनों एड्रेस यदि सेम है तो दोनों में एक ही एड्रेस फिल कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है मोबाइल नंबर, उसमें आप अपना मोबाइल नंबर फिल करिएगा। उसके बाद जीमेल आईडी दिया हुआ है तो आप अपना जीमेल एड्रेस फिल करेंगे। फिल करने के बाद अगले पेज में आ जाएंगे। जैसे ही आप अगले पेज में आएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है आपका 12वें नंबर में शैक्षणिक योग्यता। वांछित शैक्षणिक योग्यता का ही विवरण भरा जावे। आपको जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है उतना फिल करना जरूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्रम डालेंगे, 1 नंबर परीक्षा का नाम डालेंगे, आप कौन से रिजल्ट अपलोड कर रहे हैं, आप कौन से रिजल्ट आप डाल रहे हैं, 10वीं है तो 10वीं, 12वीं है तो 12वीं, जो भी है। आप एक से अधिक डालना चाहते हैं तो 1, 2 ऐसे करके क्रमांक डालिएगा। उसके बाद 10वीं, 12वीं, फिर ग्रेजुएशन और जो भी आपका क्वालिफिकेशन उसमें फिल करते जाइएगा। उसके बाद अगला जो बॉक्स बना है उसमें आपका बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम डालना है। 10वीं 12वीं का डाल रहे हैं तो सीजी बोर्ड है तो सीजी, सीबीएसई है तो सीबीएसई। यदि उसके बाद ग्रेजुएशन का डाल रहे हैं तो कौन से कॉलेज से आप किए हैं, उस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसे डालना है। उसके बाद है उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष, आप कौन से वर्ष में उत्तीर्ण किए हैं उसे डालेंगे यहाँ पे। फिर अगला में पूर्णांक डालेंगे, फिर अगला में प्राप्तांक डालेंगे। प्राप्तांक डालने के बाद जो लास्ट कॉलम है उसमें आपको प्रतिशत डालना है कि कौन से एग्जाम में आपको कितना प्रतिशत मिला है, उसे डाल लीजिएगा। डालने के बाद नीचे आएंगे 12 नंबर पे। 12 नंबर पे यहाँ पे अनुभव का दिया हुआ है। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो 12 नंबर में आप एक्सपीरियंस भर सकते हैं। स्वास्थ्य संस्था का नाम, आप जहाँ पे कार्य किए हैं उसका नाम, कार्य किए गए पूर्ण वर्ष की जानकारी, इसमें कितने वर्ष काम किए हैं उसकी जानकारी भरना है। तीसरा में यहाँ पे रिमार्क डाल सकते हैं, कुछ अपने तरफ से डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया है 13 नंबर में बैक ड्राफ्ट का नंबर। तो दोस्तों इसमें आपको जो भी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं उसका फीस रखा गया है। तो आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में यदि आपका जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, यदि उस पोस्ट का पेमेंट 25,000 से ऊपर है तो उसका अलग पेमेंट है, यदि 25,000 से नीचे है तो उसका अलग पेमेंट है। यदि आप 25,000 से नीचे वाले पेमेंट का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें एससी एसटी वालों के लिए 100 रुपये का फीस है, ओबीसी वालों के लिए 200 रुपये का फीस है तथा जनरल वालों के लिए 300 रुपये का फीस है। आप उतना का बैंक ड्राफ्ट बनवा लेंगे और यहाँ पे उसका डिटेल फिल करना है। बैंक ड्राफ्ट का नंबर, बैंक का नाम, जिस दिन में आपका बैंक ड्राफ्ट बना था उतना, उसका यहाँ पे डेट डालना है और कितने का आपका राशि का बैंक ड्राफ्ट बना है उसे यहाँ पे फिल करना है। परंतु आप यदि 25,000 से ऊपर पेमेंट वाले पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपका जो पेमेंट रखा गया है वो है एससी एसटी वालों के लिए 200 रुपये का, ओबीसी वालों के लिए 300 रुपये का तथा जनरल वालों के लिए 400 रुपये का पेमेंट रखा गया है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उसका सैलरी जरूर देख लीजिएगा। सैलरी देखकर ही आप अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाइएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर पे आ जाते हैं, संलग्न सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची एवं संख्या। आप जितना भी प्रमाण पत्र अटैच करेंगे, 10वीं 12वीं, जाति, निवास, रोजगार पंजीयन, बैंक ड्राफ्ट, सभी में आपको क्या है अपना सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करने के बाद ही उसे अटैच करना है, ठीक है। अटैच करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे घोषणा पत्र दिया हुआ है। घोषणा पत्र में यहाँ पे स्थान में आप जिस भी स्थान से वहाँ भरेंगे। दिनांक में जिस डेट को आप आवेदन कर रहे हैं उस डेट को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आवेदक का हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे ऊपर में। उसके बाद यहाँ में नीचे में आपका नाम लिखेंगे और यहाँ पे पूर्ण पता, आपको जो एड्रेस है उसे लिखेंगे।
इतना फिल कर लेने के बाद आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सभी को एक साथ अटैच कर लीजिएगा। अटैच करने के बाद स्टेपलर कर लीजिएगा। स्टेपलर करने के बाद दोस्तों उसे क्या करना है, एक लिफाफे के अंदर में आपको डाल लेना है। लिफाफा के अंदर में डालने के बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए जैसे कि ये लिफाफा है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जिस ज़िले के लिए आवेदन करना चाहते हैं उस ज़िले का यहाँ पे नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद यहाँ पे बीच में आप आवेदित पद का नाम लिखिएगा। आप कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसे लिखिएगा। दोस्तों ये लिखना बहुत ज़रूरी है, यदि आप इसे नहीं लिखते हैं तो आपका फॉर्म पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निर्देश में दिया गया है कि ये होना चाहिए लिफाफा में, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट है। यदि आपका लिफाफा के ऊपर में ये सब नहीं लिखा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोने में लिखिएगा आप कौन से कैटेगरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, अपना कैटेगरी भी लिख लीजिएगा। कैटेगरी लिखने के बाद यहाँ पर प्रति करिएगा। प्रति लिखने के बाद जो भी एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है कार्यपालन अधिकारी कोरिया या एमसीबी, वो एड्रेस यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रेषक लिखिएगा। प्रेषक लिखने के बाद आप अपना नाम लिखिएगा। नाम लिखने के बाद आप अपना एड्रेस लिखिएगा। लास्ट में यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। इतना फिल करने के बाद लिफाफा में सारा डॉक्यूमेंट आप अपना फिल कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट अंदर डालने के बाद उसे बंद कर दीजिएगा, गोंद से चिपका दीजिएगा। चिपकाने के बाद आपको क्या करना है, इसे स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है। जैसे ही आप भेजेंगे आपको एक पावती वहाँ से पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। पावती को संभाल के रखिएगा। उससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म सही समय में पहुँचा या नहीं पहुँचा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि वीडियो अच्छा और आपका हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकें। तो मिलते हैं किसी अगले